हेलो एवरीवन, क्या सब आ गए हैं क्लास में? क्या सब लोगों ने एंट्री ले ली है भैया क्लास में? जरा जल्दी से बता दो। एक बार पी के लिख के बता दो अगर सब क्लास के अंदर एंट्री ले चुके हैं तो। हेलो दोस्तों, यो, हाउ आर यू ऑल? एक बार जल्दी से चार्ट में लिख के दिखा दो अगर वॉइस वगैरह सब कुछ बढ़िया है तो फिर अपन स्टार्ट करेंगे क्लास को थोड़ी देर में। ठीक है, एक बार चार्ट लिख दो। हाँ जी बेटा, एक नया चैप्टर है। नया चैप्टर है, यस यस यस, नया चैप्टर है ना भाई। एटम एंड मॉलिक्यूल। तुम्हें एटम एंड मॉलिक्यूल नहीं पढ़ना था? कौन सा चैप्टर पढ़ना था तुम्हें? बताओ जरा। तुम कौन सा सोच के आए थे? ग्रेविटी? ग्रेविटी क्यों पढ़ना है तुम लोगों को? ग्रेविटी में क्या है भाई? ग्रेविटी ग्रेविटी क्यों लिख रहे हैं बच्चे? ग्रेविटी पढ़ना है? हम्म। क्यों? ग्रेविटी समझ नहीं आता भैया इसलिए? चलो कोई नहीं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल अपना 2 लेक्चर्स में हो जाएगा खत्म, आज और कल में। फिर जो अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर में ग्रेविटी करा दूंगा। डन है? डन है। ग्रेविटी अगला 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 पक्का, प्रॉमिस प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। ठीक है, अपना अपना वादा रहा, वादा रहा। ओके, ठीक है। हाँ, अगला ग्रेविटी करा देंगे। डन है, डन है, डन। चलो, तो स्टार्ट करते हैं बेटा, एटम एंड मॉलिक्यूल। पिछला चैप्टर टिश्यू हमारा कल खत्म हुआ। अब ये चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल। इसके पीके हिट्स देख लेते हैं सबसे पहले, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से? सबसे पहला तो है फॉर्मूला मेकिंग। देखो, जो फॉर्मूला मेकिंग होता है ना, उस पे सवाल आएंगे ही आएंगे, वेरी कॉमन है, वो सबको मालूम है। मोलिकुलर मास पे भी सवाल आएंगे। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं, केमिकल कॉम्बिनेशन के जो 2 नियम हैं, जो 2 नियम है केमिकल कॉम्बिनेशन के, और उसमें भी जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे सवाल आता ही आता है। ठीक है, डन है। ठीक है जी भैया, ये तो हमको समझ आ गया कि हाँ ये तो इंपॉर्टेंट है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एटॉमिक मास तक पूरा पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम फॉर्मूला मेकिंग वगैरह वगैरह डिटेल में जानेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा हिस्ट्री के साथ। साइंस में हिस्ट्री पढ़ोगे क्या? हम्म, साइंस में हिस्ट्री पढ़ोगे क्या? भैया साइंस में भी हिस्ट्री? मैंने कहा हाँ, साइंस में भी हिस्ट्री पढ़ा दूं क्या? क्या बोलती है जनता? एलसीएम एचसीएफ पढ़ा दो? क्या हो गया? हम्म, एलसीएम एचसीएफ क्यों पढ़ा दो? दिगराज सर की नौकरी मत खाओ भैया। एक बच्चा कह रहा है डाउट है, पढ़ाना शुरू करा नहीं है, डाउट आ गया है पहले ही। कितने तेजस्वी लोग हो तुम, हैं? देखो बेटा, ये चैप्टर स्टार्ट होता है हिस्ट्री से। यानी अभी तक हमने क्या जाना, अगर आप देखोगे, हमने 2 चैप्टर केमिस्ट्री के गढ़े। हमने पहले चैप्टर में देखा था मैटर क्या होता है, मैटर के बारे में बात करी थी ना। मैटर किससे बना होता है? एटम से बना होता है। उन्हीं एटम को हमें पढ़ना है। तो देखो, एटम की हिस्ट्री ऐसी थी कि इंडियन, एक बहुत साल पुराने 500 बीसी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तब एक महर्षि थे और उनका नाम था महर्षि कन्नड़। ठीक है, महर्षि कन्नड़। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने यह बताया कि दुनिया जहान में जो भी चीज है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बनी है, और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया उन्होंने? परमाणु नाम दिया था उन्होंने। सबसे पहले इन्होंने बताया था, उन्होंने बोला था कि भैया सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल परमाणु होता है। ठीक है, उसके बाद बाहर के और साइंटिस्ट आए, ग्रीक साइंटिस्ट आए, है ना, डेमोक्रेटिस एंड ल्यूसिपस। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने उसी पार्टिकल को नाम दे दिया एटम। क्या दे दिया? एटम। ठीक है, हाँ, उनको नाम दे दिया एटम। राइट, राइट, यस, एटम दे दिया। यहां तक की कहानी तो ठीक चल रही थी। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंटोनी एल लुइसर। ये जो साइंटिस्ट है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट इंसान थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने दिया द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।
यानी जो एटम्स होते हैं ना वो आपस में कंबाइन कैसे होते हैं, उन्होंने वो नियम दिया, और वो नियम आज हमें पढ़ना भी है। दो नियम है वैसे उसके अंदर, वो दोनों नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन नियम को, उन लॉस को पढ़ने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एटम होता क्या है। तो देखो, एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। क्या होता है बेटा? बिल्डिंग ब्लॉक, यानी जो भी मैटर आप देख पा रहे हो वो सब एटम से ही तो बना है। दूसरी चीज, पहले ऐसा माना जाता था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन आप अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे कि एटम इज नॉट अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी तुम्हारे साथ स्कैम हो जाएगा बेटा, है ना। और इस स्कैम की तो तुम्हें आदत है, क्योंकि लोग तो तुमसे ये भी बोल के गए थे कि वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बट छोड़ा तो उन्होंने भी। वैसे ही वैसे ही एटम भी पहले माना जाता था एटम इज इनडिविजिबल, लेकिन बाद में पता चला कि एटम भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, सो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम आर वेरी स्मॉल विच कैनॉट बी सीन इवन बाय पावरफुल माइक्रोस्कोप। इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते। अगर मैं एक रेडियस की बात करूं तो जो एटम का रेडियस होता है वो होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। 10⁻⁻⁹ मीटर समझते हो? समझते हो कितना छोटा होगा? 1 मीटर कितना होता है? अब इसको 10⁻⁻⁹ मीटर कर लो, यानी 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये भाई इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इतना छोटा होता है एटम। यानी एटम इज वेरी स्मॉल। ये बात तुम्हें समझ गई होगी कि एटम जो होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता कभी कभार तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम एंटोनी ल्यूइसवर और उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ एल प्राउस्ट। ये जो दो साइंटिस्ट थे ना, इन दोनों ने मिलके दिया, क्या मिलके दिया? इन्होंने मिलके दिया द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके अंदर दो लॉज हैं। पहला लॉ तो बहुत इजी है, जिसको हम बोलते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और जो दूसरा लॉ है वो थोड़ा टिपिकल है, बट क्वेश्चन यहीं से आता है, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अब एक एक करके दोनों लॉ को पढ़ते हैं। पहला लॉ तो नाम से समझ आ रहा है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अरे मास तो सेम ही रहेगा, मास बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं। तो उन्होंने क्या बोला कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करोगे तो उसमें जो रिएक्टेंट का मास होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट के मास के। रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो चीजें रिएक्ट करती हैं। जैसे कि मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया पानी, पानी के अंदर मैंने एक केमिकल मिला दिया तो एक प्रोडक्ट बनेगा। तो पानी और उस केमिकल का जो मास होगा उसको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वो बराबर होगा प्रोडक्ट के मास के। राइट। तो ये तो बहुत सिंपल है ना। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये बोलता है, ये बहुत बेसिक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बताओ अब इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे कि एक केमिकल रिएक्शन में तुम्हें बताता हूं। देखो पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन होती है और साथ में क्या बनाती है? पानी बनाती है। तो मान लो अगर मैंने 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली, 20 ग्राम ऑक्सीजन गैस ली, तो पानी कितना बनेगा? पानी बनेगा 30 ग्राम्स। यानी जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही मास प्रोडक्ट में होगा। क्या बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? बोलो बोलो, जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो पीके लिख दो। अब इसकी ना एक एक्टिविटी भी है एनसीईआरटी के अंदर, एक एनसीईआरटी की बड़ी लल्लू सी एक्टिविटी है ना, बहुत ही लल्लू है भैया। इतनी इजी एक्टिविटी देखते ही लगता है आथू क्या लगता है? आथू। इतनी इजी एक्टिविटी कहां से आ गई भैया बताओ? तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसके अंदर क्या लेते हैं? एक सोल्यूशन लेते हैं, है ना। एक लेते हैं क्या? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। किसका? कॉपर सल्फेट का। और एक लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन। ये दो सोल्यूशन है, इन दोनों सोल्यूशन को क्या कर रहे हैं बेटा? मिक्स करते हैं। तो जो फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो मास होता है वो बराबर होता है रिएक्टेंट के मास के। यानी उनको जो जोड़ा, उनका मास जो निकाला रिएक्टेंट का, वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। यानी मास रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, मास रिमेन कांस्टेंट। ये बात क्लियर है? बस यही है, बस यही है, सिंपल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। डायरेक्टली सवाल पे आते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत आते हैं ना। हाँ, तो सवाल अपन कर लेते हैं। बताओ, well, which of the following are incorrect for mass of product in a chemical reaction? इनमें से क्या इनकरेक्ट है मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन में? देखते हैं। द मास ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन द मास ऑफ प्रोडक्ट। अरे ये तो गलत हो गया ना,
रिएक्टेंट का मास क्या कभी मोर हो सकता है प्रोडक्ट के मास के? तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। ठीक है, अगला, द मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो बात सही है। अगला, द मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन इज इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। ये भी सही है। लास्ट देखते हैं, द मास ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस ड्यूरिंग रिएक्शन। क्या लगता है? द मास ऑफ रिएक्टेंट क्या डिक्रीज करेगा? नहीं, मास सेम रहेगा। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, और हमें रॉन्ग ही ढूंढना था, इनकरेक्ट ही ढूंढना था। तो इनकरेक्ट हमने ढूंढ लिया, जो कि है डी, 1 एंड 4। 1 एंड 4 इज योर करेक्ट आंसर। बी नहीं आएगा बेटा, आपको इसमें इनकरेक्ट ढूंढना था। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखा करो। चलो, गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हेन इट अप्लाइज टू अ फिजिकल चेंज। अगर कोई, देखो ये तो केमिकल रिएक्शन है, क्या कोई फिजिकल रिएक्शन में या फिजिकल चेंज में द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है? इसका एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने एक आइस ली, आइस का वजन करा जो कि था 10 ग्राम्स। अब उस आइस को मैंने वाटर में पिघला दिया। अब पानी का जब मैं वजन करूंगा तो वो भी क्या है? 10 ग्राम। अब देखो यहां पे चेंज हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले सॉलिड था, अब ये लिक्विड है, लेकिन मास चेंज नहीं होता। मेल्टिंग ऑफ आइस, बहुत बढ़िया, बहुत सही। 0.44 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबशन gives 0.88 gram of CO2 and 1.8 gram of water. Show that this result are in agreement with the law of conservation of mass. ठीक है जी, आपको ये बताना है, आपको ये बताना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने 0.44 ग्राम, एक कोई भी हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोकार्बन वैसे आप 10th में पढ़ते हो, ऐसे समझ लो कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, ठीक है, उसका वेट इतना था, उसको मैंने जलाया, जलने के बाद CO2 आई, CO2 कितनी आई? 0.88 ग्राम, और साथ में पानी आया, पानी आया 1.8 ग्राम, ठीक है, 1.8 ग्राम पानी आया, ठीक है, पानी आ गया 1.8 ग्राम। अब अगर तुम देखोगे रिएक्टेंट का मास तो अलग है, प्रोडक्ट का मास अलग है, तो भैया ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, अरे ये तो गलत हो गया ना, हाँ ये तो गलत है, हाँ दिस इज रॉन्ग, हाँ कि ना, हाँ कि ना, गलत हो गया यार। लेकिन जब भी कोई चीज जलती है, जब भी कंबशन होता है, तो उसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो जो बचा हुआ मास है ना, वो किसका होगा? वो ऑक्सीजन का होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, कैलकुलेट कर लेते हैं। जो बचा हुआ मास है वो ऑक्सीजन का होना चाहिए। कितना मास होगा? प्रोडक्ट का मास है 1.8 प्लस, इसको एक बार ऐड कर लो दोनों को, कितना आएगा? 1.80 प्लस 0.88, तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 8, उसके अलावा 8 8 16 1 2.68। तो प्रोडक्ट का मास है 2.68, यहां पे 0.44, तो ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 2.68 माइनस 0.44। इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 2.24, यानी 2.24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन यहां पे कंज्यूम करी जाएगी। क्या बात समझ में आई? क्या ये बात तुमको समझ आई? यस, यस, ठीक है, हाँ अब समझ आ गया भैया, अब क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, in a reaction 5.3 gram of sodium carbonate was reacted with 6.0 gram of ethanoic acid. The product included 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium ethonate. अच्छा, आपको बताना है क्या ये रिजल्ट कंजर्वेशन, जो अपना कंजर्वेशन लॉ है, क्या उसको ये फॉलो करता है या नहीं करता? बताओ, क्या ये फॉलो करता है या नहीं करता? बिल्कुल करता है। करता है या नहीं करता? बिल्कुल करता है। कैसे करता है सोचो, अब कैसे करता है सोचो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि अगर तुम रिएक्टेंट को ऐड करोगे, देखो रिएक्टेंट का मास कितना है? 5.3, 5.3 प्लस कितना है? 6.0, तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 11.3 ग्राम। ये है रिएक्टेंट का मास। अब मैं प्रोडक्ट का मास निकालता हूं, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या है? 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है,
0.9 ग्राम ऑफ वाटर, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर और 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथोनेट, 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथोनेट। इनको ऐड करो बेटा, इनको जब आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 11.3 ग्राम, जो कि सेम है, यानी रिएक्टेंट भी उतना, प्रोडक्ट भी उतना। तो हम ये क्या लिख सकते हैं कि जो भैया रिएक्टेंट है और जो भैया प्रोडक्ट है, उन दोनों का जो मास है वो सेम है, यानी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फुलफिल्ड। ठीक है जी, ठीक है जी। अब ये वाला एक क्वेश्चन है जो कि तुम खुद करोगे, ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे। ये एक क्वेश्चन मुझे आपको इसका होमवर्क देना है। अरे एक मिनट रुको, ये तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का है। रुको 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 रुको, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी मत करो, अभी मत करो, ये तो अभी हम इस लॉ को पढ़ेंगे। रुक जाओ, पहले लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यस यस यस, आए, ठीक है। हाँ अब देखते हैं भैया, ये क्या है भैया, दूसरा नया लॉ है। देखो इस लॉ में क्या बोला, इस लॉ में साइंटिस्ट बाबा ने क्या बोला, यार तुम्हें याद है कि कंपाउंड कैसे बनते थे? क्या तुम्हें याद है कंपाउंड कैसे बनते थे? कंपाउंड भैया पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एलिमेंट कंबाइन करते हैं कंपाउंड बनाते हैं, आपने हमें बताया था, बताया था, हाँ भैया बताया था। अच्छा अब मुझे एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना कि कंपाउंड्स एक्चुअली में कैसे बनते थे, जब जो एलिमेंट्स होते थे वो एक फिक्स्ड रेशियो में, हाँ हाँ, एक फिक्स्ड रेशियो में बाय मास कंबाइन होते थे, और यही होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, is fundamental chemical law that states that chemical compound always contain same element in same fixed proportion by mass, यानी मास के एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। भैया समझ नहीं आया, मैं कहता हूं, मैं तुझे समझा देता हूं। पानी है, अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है, H2O। अब H2O बना किससे है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अभी वैसे मैं आपको एटॉमिक मास आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए आप इमेजिन कर लो, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1U होता है, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16U होता है। ये U क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, आज पढ़ेंगे भी, ठीक है। इमेजिन कर लो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, पानी बना किससे है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, हाँ कि ना? देखो 2 हाइड्रोजन है, तो अगर मुझे इनके मास का रेशियो निकालना होगा तो इसका मास तो हो गया 1 × 2 2, और ऑक्सीजन का मास हो गया 16। तो अगर मैं इस रेशियो को सॉल्व करूंगा सो इट विल बी 1:8। यस और नो बेटा, जल्दी बताओ। 1:8, बहुत बढ़िया। यानी अगर आप इस दुनिया का, इस संसार का कहीं का भी पानी पियो, चाहे हिमालय का पानी, चाहे ग्राउंड वाटर, चाहे यमुना नदी का पानी, चाहे गंगा रिवर का पानी, कहीं का भी पानी पियो, पानी का जो फॉर्मूला है ना, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस ही रेशियो में कंबाइन होते हैं। वो रेशियो होता है 1:8 एवरी टाइम। बाय मास रेशियो 1:8 होगा, यानी होगा एवरी टाइम। अगर तुम्हारे घर का पानी 1:8 में नहीं है तो बेटा वो पानी नहीं है, तुम कुछ और पी रहे हो, ठीक है। पापा की रात वाली बोतल तो नहीं पी रहे तुम ठीक है, हाँ। तो वो पानी नहीं है बेटा, वो कुछ और है, राइट। तो पानी ऐसा ही दिखेगा, और यही होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी अगर इस दुनिया का कोई भी पानी होगा, उस पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में ही कंबाइन होंगे। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, बट यहां 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा मास? 32, ठीक है। तो कार्बन का मास 12, 2 ऑक्सीजन का मास 32। इसको सॉल्व करोगे तो किससे हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा, 3:8। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पे भी है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा 3:8 में ही कंबाइन करेंगे, तभी CO2 बन सकती है, वरना CO2 नहीं बनेगी। चलो बहुत बढ़िया, तो ये चीज हम समझ गए हैं कि हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। इसी को हम बोलते हैं द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर के अंदर। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। एक मिनट रुकना, ये देखो, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मिक्स इन अ रेशियो 1:18। एक मिनट, गलत हो गया है, 1:8।
1:8 to create water. What is the volume of oxygen gas needed to react with 3 grams of hydrogen gas? यहां पे वॉल्यूम को भी काटो, यहां मास लिखो भाई। ये क्वेश्चन में इतनी गलतियां कैसे हो रही हैं? टीम वालों, नौकरी से निकाल दूंगा, खुली चेतावनी है। खुली चेतावनी है, कल मुझे अगर ऐसी गलतियां दिख गई तो मैं नौकरी से निकालूंगा तुमको। आओ, ठीक है। तो ये बोला है कि जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो रेशियो है 1:8 होता है। अगर हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है वो 3 ग्राम है, तो पानी बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस कितनी चाहिए होगी? कितनी चाहिए होगी? देखो, अब आपको रेशियो पता है, दैट इज 1:8, है ना। यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन लगता है। यही तो है इसका मतलब। 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन लगता है, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन गिवन है 3 ग्राम, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे इस तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा 24 ग्राम्स। यानी मुझे 24 ग्राम्स ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी अगर मुझे पानी बनाना है तो। राइट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपसे, ठीक है। अ सैंपल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कंटेन्स 2.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इन द कंपाउंड। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू। What weight of magnesium and oxygen will be present in 5 ग्राम of magnesium oxide? ओके जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा दिखता है पहले मैं तुम्हें बता देता हूं। मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO। MgO मैग्नीशियम का जो मास होता है, हम आगे वैसे पढ़ भी लेंगे, आगे हम पढ़ेंगे बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई बता सकता है मैग्नीशियम का मास कितना होता है? कोई भी? कितना होता है? 24 होता है ना, आगे हम पढ़ेंगे। और ऑक्सीजन का मास अभी बताया 16। तो इनका अगर मैं रेशियो निकालूंगा बेटा, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा? 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 3:2, ठीक है। यानी अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो हमेशा 3:2 में ही बनेगा, 3:2 में ही बनेगा, उससे अलग नहीं बन सकता। तो अगर आप इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखोगे, है ना, कि अगर ओवरऑल जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ओवरऑल जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है वो 5 ग्राम मेरे पास है। वो कितना है? 5 ग्राम। तो उसमें ये बताओ मैग्नीशियम कितना, ऑक्सीजन कितना? तो तुम्हें पता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 3:2। यानी 5 ग्राम में से 3 ग्राम तो मैग्नीशियम होगा और 2 ग्राम ऑक्सीजन होगा। राइट, बहुत बढ़िया। तो ये इसका सेकंड पार्ट था। पहले पार्ट में क्या पूछ रहा था? कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इन द कंपाउंड। पहले पार्ट में कुछ भी नहीं पूछ रहा था, आपको ये बताना है पूरे कंपाउंड में मैग्नीशियम कितना है और ऑक्सीजन कितना है। तो कुछ नहीं करना था, देखो 2.4 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1.6, इन दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों का जब ऐड करोगे कितना आएगा बेटा? 2.4 प्लस 1.6 कितना होता है? 4 होता है। तो जो टोटल मास है वो तो है 4 ग्राम, ठीक है। अगर मुझे मैग्नीशियम की परसेंटेज निकालनी है तो एक फॉर्मूला होता है, मैथ में पढ़ा होगा, मैग्नीशियम का मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। याद है? अरे याद है? जल्दी बताओ, याद है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, टोटल मास प्लस मैग्नीशियम का मास ऊपर, मतलब मैग्नीशियम का मास 2.4 इंटू 100, इससे क्या आ जाएगा? इससे आ जाएगा आपका द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम। ये आ गया मैग्नीशियम का परसेंटेज कंपोजिशन। और अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो मैं लिखूंगा 1.6 डिवाइड बाय 4 इंटू 100। ठीक है जी, डन है? बताओ। अब इसको सॉल्व कर लो, एक आएगा 60%, एक आएगा 40%। ये बेटा एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन।
अगर आपको किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना होता है तो आप क्या करते हो, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखते हो, डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, यही तो करते हो मैथ के अंदर। तो जो टोटल हमारे पास ग्राम है कंपाउंड का वो है 4 ग्राम, मैग्नीशियम है 2.4 ग्राम इनटू 100, ये आ गया परसेंटेज। बस ऐसा निकालना होता है परसेंटेज। मतलब ये तो मैथ है यार, इतना मारूंगा ना तेरे को मैं। मैथ मुझसे पूछ रहा है, मैथ्स मुझसे पूछ रहा है, वाह वाह। देखो भाई, इन अ सैंपल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंबाइन कंप्लीटली विद 35 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब यहां पर हमें गिवन है कि जो 14 ग्राम कैल्शियम है, जो 14 ग्राम कैल्शियम है बेटा, वो किसके साथ कंबाइन करता है, वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। तो अगर हम रेशियो निकालें तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7:4, यानी रेशियो है 7:4। अब हमें क्या गिवन है, अब हमें ये गिवन है कि अगर मेरे पास कैल्शियम है 35 ग्राम, 35 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा। अगर इसको 35 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत हमें पड़ेगी। बताओ, ठीक है। पहले रेशियो निकाल दिया, अब हमें पता है कि 7 ग्राम कैल्शियम के साथ 4 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ये हमें पता है। अगर अब 35 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम है तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करा तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन भाई, ठीक है। 20 ग्राम आ गया सबका, बहुत बढ़िया। आई होप ये चीजें समझ आ रही होंगी। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसका। कॉपर ऑक्साइड कंटेन्स कॉपर एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 4:1 बाय मास, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 20 ग्राम ऑफ कॉपर। अब ये तुम खुद करोगे, ये तीसरा सवाल है जो कि सेम टॉपिक पे है, सेम टॉपिक पे तीसरा सवाल करा रहा हूं। बताओ भाई, शर्म की बात है। बहुत बढ़िया, बच्चों का आ भी गया। कितना, देखो हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें ऑलरेडी गिवन है कि कॉपर, कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 4:1 है। अब अगर मेरे पास 20 ग्राम कॉपर है तो यानी मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करा, तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 5। आंसर आ जाएगा 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये था द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आई होप ये समझ आया। क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्लियर हुआ, समझ आया, इंटरेस्ट आया, मजा आया, ठीक है भैया, क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं डेल्टन बाबा जी के पास। डेल्टन बाबा आए और डेल्टन बाबा ने बोला कि मैं कुछ पोस्टुलेट्स दूंगा। मैं क्या करूंगा, 1808 के अंदर ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में बहुत सारी बातें करी। बाद में वो बातें झूठ भी मानी गई है ना। ये जो बातें करते हैं ना, इनमें से आधी बातें तो झूठ होती हैं, ठीक है। डेल्टन भी तुम्हारी दोस्त की तरह है। वो दोस्त नहीं होते जब तुम क्लास में एक दिन छुट्टी ले लेते हो और वो तुमसे बोलते भाई कल तू आया नहीं, कल तो यार पीटी सर ने 2-2 पीरियड ले लिए और हमें फुटबॉल खिलाया, बास्केटबॉल खिलाया, इंग्लिश की मैम एब्सेंट हो गई, मैथ के टीचर बीमार हो गए, ओ हो क्या दिन था, है ना। जैसे वो फेंकता है ना, वैसे डेल्टन भैया भी बहुत जरूरी इंसान थे, बट ये 2-3 चीजें तो ठीक है इनकी बाद में पता चलती है कि डेल्टन भैया तो थोड़े झूठे थे। तो डेल्टन भैया ने क्या बताया, कुछ पॉस्टुलेट्स देखते हैं, और एक क्वेश्चन भी आता है, स्टेट दी पॉस्टुलेट ऑफ दी डेल्टन, ठीक है। तो डेल्टन बाबा जी की पहली जो थ्योरी थी वो ये थी, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। सब कुछ एटम का बना है, एटम्स आर इनडिविजिबल। इन्होंने बोला एटम डिवाइड नहीं हो सकते। अगला, एटम गिव एलिमेंट, एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी इन्होंने यह बताया कि अगर एक एलिमेंट है, मान लो एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, उस एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे एटम्स का मास भी सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, ऐसा उन्होंने बताया। अगला, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। उन्होंने बताया कि अगर कोई दो डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके जो एटम्स होंगे उनका मास अलग होगा, प्रॉपर्टीज अलग होंगी, ठीक है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर। ये तो मैंने आपको बताया भी कि अगर हमें कंपाउंड बनाना है तो एलिमेंट्स जो है वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं। एंड लास्ट, द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। यानी ये कंपाउंड में जो एटम का नंबर है वो कांस्टेंट रहेगा।
अब स्टेटमेंट तो इनकी सही है बट कुछ बातें झूठी हैं, जैसे कि इनके ड्रॉबैक्स में आपको बताता हूं। पहला ड्रॉबैक, उन्होंने बोला एटम्स आर इनडिविजिबल, ये झूठ हो गया। अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, यानी एक तो इनकी ये गलती हो गई। दूसरी बात, उन्होंने ये बोला कि एटम जो है, एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो सेम होते हैं, बट आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट है बट उनके डिफरेंट डिफरेंट मास हैं। और फिर इनकी तीसरी चीज, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। अलग अलग एलिमेंट है ना, तो उनका मास अलग होना चाहिए, जबकि ये चीज भी गलत प्रूव हो गई। अगले चैप्टर में पढ़ोगे आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं वो आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। चलो अभी के लिए बस ड्रॉबैक समझ लो। पहली चीज, उन्होंने बोला था नो सब एटॉमिक पार्टिकल, बट बाद में पता चला कि एग्जिस्ट करते हैं। आइसोटोप्स उन्होंने नहीं बताया था आइसोटोप के बारे में, और आइसोबार्स, ये 3 ड्रॉबैक्स थे उनके। हाँ ठीक है, ठीक है, डर है। बताओ। एक बच्चा लिख रहा है, भैया जब इनकी बातें गलत थी तो हम इनके बारे में पढ़ क्यों रहे? क्योंकि बेटा जीवन में गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ, जीवन में गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है ना, इसलिए तो पढ़ रहे हो तुम, क्यूटी क्यूटीस, इसलिए तो पढ़ रहे हो तुम। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये था आइसोबार और आइसोटोप और नो सब एटॉमिक पार्टिकल, ये इनके क्या थे, 3 ड्रॉबैक्स थे। ठीक है जी, हमको क्लियर हो गया। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आया देख सकते हो। एक्सप्लेन दी मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। वो जो मैंने आपको पोस्टुलेट बताए उनमें से जो 5 पोस्टुलेट तुम्हें याद रह जाए वो लिख के आ जाना। विच ऑफ द 2 पोस्टुलेट वर फाउंड इनकरेक्ट, कौन सी पोस्टुलेट इनकरेक्ट थी? तो पहली पोस्टुलेट की जो जो ये होते हैं एटम्स होते हैं ये इंडिविजिबल होते हैं, ये गलत प्रूव हो गया बाद में। और दूसरी चीज उन्होंने बोला था कि अगर सेम एलिमेंट हैं तो उनके एटम सेम होंगे, जबकि चीज बाद में आइसोटोप्स के आने के बाद ये चीज गलत प्रूव हो गई थी, ठीक है। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना यार, इसका बहुत सारा लिंक है अगले चैप्टर से। तो क्या होता है ना, कभी कभार इस चैप्टर में ना, जब तक आप अगला चैप्टर की आपको डिटेल्स नहीं पता होंगी तो आपको बीच बीच में ऐसा लगेगा कि यार ये चैप्टर अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा। क्योंकि इसमें ना आधी है, तो मतलब मेरे तो समझ नहीं आता। अगर मैं एनसीईआरटी बनाता तो मैं क्या करता, या तो मैं 3rd और 4th चैप्टर को कंबाइन करता और एक चैप्टर बनाता, क्योंकि इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे अब आइसोबार, आइसोटोप, ये अगले चैप्टर में है, और ड्रॉबैक्स हम यहां लिख रहे हैं। समझ रहे हो ना बात को? यानी बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि अगले चैप्टर में आप पढ़ते हो, तो जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ भैया वो तब आपने बोला था, अब मुझे समझ आया। ऐसा होता है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं डेल्टन भाई साहब की। जब डेल्टन भाई साहब थे ना, तो उस टाइम पे जो ये जो जितने भी एलिमेंट्स है ना, इन एलिमेंट्स को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स। कोई अल्फाबेट्स नहीं थे पहले, पहले कोई पीरियोडिक टेबल नहीं थी, पहले थे सिंबल्स। जैसे डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स थे, देखो हाइड्रोजन को ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते थे, कार्बन को ऐसे, ऑक्सीजन को ऐसे, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, गोल्ड, प्लेटिनियम, ऐसे रिप्रेजेंट किया करते थे अपन, ठीक है। लेकिन लेकिन बाद में क्या हुआ, इन चीजों को बदला गया। बाद में क्या हुआ, इन चीजों को बदला गया। किसने बदला? किसने बदला? तो अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या था। सबसे पहले डेल्टन ने बोला द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल, इन्होंने तो सिंबल को यूज करा। फिर आए अगले साइंटिस्ट ब्रेजिलियस, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, एलिमेंट्स जो है ना उनके अल्फाबेट्स को यूज कर लो, जैसे हाइड्रोजन का पहला अल्फाबेट H, उनको यूज कर लो। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि तुम पहले अल्फाबेट्स को क्या करो, यूज कर लो, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर बाद में एक संस्था आई, जिस संस्था को हम बोलते हैं IUPAC। IUPAC क्या होता है? ये होता है एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एलिमेंट्स की डिस्कवरी करता है और एलिमेंट्स के नामकरण करता है, ठीक है। हाँ भैया, BMW इक्वल्स टू फॉस्फोरस है, कसम से दिखाओ BMW फॉस्फोरस का। ओहो, क्या बात है भाई, फॉस्फोरस तो BMW निकला। BMW ने फॉस्फोरस से सिंबल चुराया है, आज पकड़े गए BMW वाले। चलो ठीक है,
तो मैं आपको क्या बता रहा था, आईयूपीएसी एक संस्था है जो कि नामकरण करती है, जो कि नाम देती है सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने रूल बनाया कि यार तुम या तो पहले अल्फाबेट को ले लो या तो तुम पहले और दूसरे अल्फाबेट को ले लो, बट इन्होंने ये भी बोला कि जो दूसरा अल्फाबेट होता है ना वो छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, हीलियम को मैं लिखता हूं H और E, यानी जो सेकंड अल्फाबेट है वो तुम्हें छोटा लिखना होगा। हीलियम को तुम ऐसे नहीं लिख सकते, दूसरा अल्फाबेट हमेशा छोटा होगा, पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा और दूसरा अल्फाबेट छोटा होगा। ठीक है जी, हमें समझ आ गया। अब ना कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं यहां पे, क्योंकि अच्छा मर्सिडीज का लोगो है, क्या लिख रहे हैं, BMW क्रॉस मर्सिडीज है, तो देख रहे हो इतनी जल्दी वो हो गए कि भैया मर्सिडीज का लोगो है, ऐसे मत करो। इनको इनको गाड़ियों के सबके पता है, इनको गाड़ियों के सबके नाम पता है, बट अगर मैं अभी इनसे पूछ लूं ना कि आइसोटोप क्या होता है, तो आधे बच्चे तो क्लास क्लोज करके भाग जाएंगे। देखो कितनी जल्दी भाई, कितनी जल्दी तैयार होगा कि भैया मर्सिडीज के बारे में आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। वाह वाह यार, क्या लो यार तू है, थोड़ी तो शर्म कर लो, आ जाओ। ठीक है, हाँ तो मैं आपको क्या बता रहा था, इधर कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं क्योंकि इनका जो नामकरण था ना वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था। तो जैसे सोडियम है, अगर तुम सोचो सोडियम को तो हमें एस से रिप्रेजेंट करना चाहिए, बट जो सोडियम का जो नाम होता है एक्चुअली में वो क्या होता है, वो होता है नेट्रियम। वो क्या होता है बेटा, नेट्रियम, इसलिए सोडियम का सिंबल होता है Na। सिमिलरली पोटेशियम का जो नाम होता है वो होता है कैलियम, इसलिए इसका सिंबल होता है के। ठीक है, ऐसे बहुत सारे और नाम है, जैसे फेरियम, मतलब आयरन जो होता है उसका एक्चुअल नाम होता है फेरम, इसलिए हम उसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुम्हें कितना याद रखना है बेटा, तुम्हें 1 से लेकर 20 तक, मैं क्या बोल रहा हूं, 1 से लेकर 20 तक के सारे एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए विद ऑर्डर, विद ऑर्डर याद होना चाहिए। क्या तुम्हें याद है, पहले तो चैट में लिख के बता दो, क्या तुम्हें याद है। बताओ, नहीं है याद, तो भैया ट्रिक दे देंगे, तुम कहोगे तो ट्रिक भी दे देंगे। सुनो आओ दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूं। हाय, हाय हेलो, हाय हेलो लिसन, हाय हेलो लिसन, बी बी सी न्यूज, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ऑन फ्राइडे नाइट। लो भाई, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ठीक है, तो कैसे याद करोगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, 1 से लेकर 10 तक। अब 11 से लेकर 20 तक के कैसे याद करें, तुमने वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है, हाँ देखा होगा, उसमें एक वो इंसान होता था अब्दुल, अब्दुल क्या करता था, कोल्ड ड्रिंक सोडा वगैरह सब बेचता था। तो चलो उसी के एग्जांपल से याद कर लेते हैं। देखो, ना ना मांगो, ना मांगो अब्दुल से, ना मांगो अब्दुल से, पेप्सी, पेप्सी सोडा, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, और काजू, काजू कतली, काजू कतली। बहुत बढ़िया, ना मांगो अब्दुल से क्या, पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। अब्दुल जो है वो नहीं दे रहा है, अब अब्दुल नहीं, अब्दुल मना कर दिया है, नहीं दूंगा मैं तुमको। ठीक है ठीक है, ना मांगो अब्दुल से क्या, पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। तो आप 11 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स को ऐसे याद कर सकते हो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। दीज आर दी 11 to 12, 11 to 20। ठीक है इतना क्लियर, याद हो गया, तो भैया दुकान ही बंद कर देना फिर वो सही बात है, जब कुछ देगा ही नहीं तो दुकान ही बंद कर दे, फिर क्या फायदा। नहीं नहीं नहीं, जब देगा ही नहीं तो दुकान ही बंद करवा दे उसकी। चलो ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखते हैं कोई क्वेश्चन यहां से पूछा गया है क्या। व्हाट इज आईयूपीएससी, आईयूपीएससी की फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये फुल फॉर्म होती है इसकी।
ठीक है, वाई इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द सिंबल एंड नेम्स ऑफ एलिमेंट इंपॉर्टेंट। देखो हमने क्या करा है, हमने एक फिक्स्ड रूल्स बना दिए हैं, सबके नाम हमने फिक्स कर दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो और आगे डिस्कवरीज आसान हो जाए, राइट। तो इसका आंसर भी वही है, स्टैंडर्डाइजेशन इज इंपॉर्टेंट सो दैट साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन यूज द सेम नेम्स एंड सिंबल्स। ठीक है जी, ये हमें समझ आ गया। अब हम आगे आते हैं, एटॉमिक मास, मास, मास क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज मास? हाँ, मास क्या होता है? मास जो है बेटा वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताता हूं। तुम कभी गए हो, मतलब साइंटिफिक भाषा में मास क्या होता है वो मैं तुम्हें बताता हूं। तुमने कभी देखा है वो तराजू आते थे, तराजू में एक तरफ वो बाट रखते थे, बाट समझते हो? बाट मतलब 1 किलो का वो ऐसा भारी सा होता था, वो रखते थे। फिर सब्जी ऐसे तोला करते थे कि भैया 1 किलो हो गया, थोड़ी सी धनिया भी डाल दो, पुदीना भी डाल दो। देखा है? हाँ 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 हाँ, ये आजकल ब्लिंकिट से मंगवा रहे हो। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें बताता हूं, वही हमें करना है। देखो तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, मान लो एक उन्होंने बाट ले लिया, बाट तो अब उन्होंने क्या करा, एक कार्बन लिया। कार्बन तो समझते हो, कार्बन एक एलिमेंट है। क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है। तो उन्होंने कार्बन, कार्बन का भी एक पर्टिकुलर कार्बन होता है C12, वो कार्बन लिया और उस कार्बन को 12 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अरे कार्बन को 12 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, यानी पिज्जा की स्लाइसेस नहीं होती वैसे कार्बन को 12 टुकड़ों में उन्होंने क्या करा, ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कर दो यार, और कर दो भाई। ठीक है, हाँ, तो इसने 12 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अब एक टुकड़ा उठाया और तराजू के इस तरफ रख दिया, उस 12 का एक टुकड़ा यानी 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, हाँ या ना? यानी जो कार्बन 12 का ओवरऑल मास था उसका 1/12वां टुकड़ा, यानी 12 टुकड़े थे उनमें से एक टुकड़ा उठा के यहां पे रखा। और तराजू की दूसरी तरफ उन्होंने क्या रखा, उन्होंने हाइड्रोजन एटम रखा। हाइड्रोजन तो पता है, हाइड्रोजन को रखा और वो शॉक हो गई ये देख के कि ये दोनों चीजें बैलेंस हो गई, ये दोनों चीजें बैलेंस हो गई। यानी उन्होंने क्या बोला कि भाई जो हाइड्रोजन का मास है दैट इज इक्वल्स टू दी 1/12 द कार्बन 12 एटम मास। और हाइड्रोजन के मास को उन्होंने नाम दिया 1 AMU। AMU क्या है? AMU क्या है बताओ? ये वो IMU नहीं है, आई मिस यू। AMU है बेटा। AMU यानी क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। यानी हाइड्रोजन का जो मास है उसको एक बेसिक बना दिया कि हाइड्रोजन का मास होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और वो किसके बराबर होता है? 1/12 द कार्बन 12 एटम। ये होता है एटॉमिक मास, और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप देख सकते हो। वैसे अगर मैं आपको ग्राम्स में बताऊं इसकी वैल्यू, 1 AMU की वैल्यू ग्राम्स में होती है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, जो कि आपको बिल्कुल याद नहीं करना है। ये आपको याद नहीं करना है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, बट आपको मैं ग्राम्स में बस बताना चाहता था कि कितना मास होता है। तो आप डेफिनेशन पढ़ लो, डेफिनेशन पढ़ लो। क्या है भाई? कार्बन 12 इज एन आइसोटोप ऑफ द कार्बन। पहले तो ये समझो कि कार्बन 12 है क्या। कार्बन 12 कार्बन का एक आइसोटोप होता है। ठीक है, मैंने बोला अगले चैप्टर में आइसोटोप पढ़ोगे। ठीक है, अब ये बाकी चीजें आप छोड़ो। 1 AMU क्या है? 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। ये इसकी डेफिनेशन होगी फाइनल, ये इसकी क्या होगी? डेफिनेशन होगी। ठीक है, डिफाइंड एज द 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। ठीक है जी, ये हमें क्लियर हो गया। 1 AMU क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, डिफाइन 1 AMU, तो आपको पता होना चाहिए 1 AMU क्या होता है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया हमें। अब हमें चीजें समझ आ गई हैं। ठीक है, अब मैं आपको बाकी सबके मासेस बता देता हूं। आपको 1 से लेकर 20 तक के सारे एलिमेंट के मासेस याद करने पड़ेंगे, और अगर तुम याद नहीं कर रहे हो तो मैं ट्रिक दे देता हूं तुम्हें, है ना? मैं तुम्हें ट्रिक दे देता हूं। देखो 1 से लेकर 20 तक के सारे एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर तो तुम्हें याद हो ही गए, है ना? ये एटॉमिक नंबर ही होते हैं, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब मास कैसे याद करोगे, इसकी ट्रिक देता हूं। एक ट्रिक दे दूं, अगर किसी का भी एटॉमिक नंबर, देखो अगर किसी का भी एटॉमिक नंबर ऑड है, ऑड समझते हो ना, 1 3 5, तो आपको क्या करना है, उसके एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और +1 कर देना है। और अगर किसी का एटॉमिक नंबर इवन है
तो उसको बस आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। एग्जाम्पल दूं आ जाओ। देखो मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूं, किसका एग्जाम्पल ले लूं मैं एग्जाम्पल लेता हूं कार्बन का। कार्बन का अगर आप देखोगे तो क्या होता है 6, 6 क्या है E1, तो 6 इंटू 2 कितना आएगा 12, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा 12U, है ना 12U, या फिर लिख सकते हो 12 AMU। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं किसकी, अब मैं बात करता हूं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का क्या है 9, 9 ऑड है, ऑड से कैसे करोगे इंटू 2 प्लस 1, 9 इंटू 2 कितना होता है 18, 18 प्लस 1 19 होता है। बहुत बढ़िया जी, अरे भैया बहुत बढ़िया। और चेक करते हैं, अगर मैं बात करूं किसकी, मैं बात करता हूं फॉस्फोरस नहीं सिलिकॉन की, मैं बात करता हूं सिलिकॉन की, तो 14 है तो इंटू 2 कर दो आ जाएगा 28, 28। ठीक है अभी बता रहा हूं मैं, एक्सेप्शन भी है, मैं मुझे पता है तुम बोले भैया नाइट्रोजन कैसे हुआ, रुक जाना एक्सेप्शन है बता रहा हूं भाई, है अरे रुक जा यार। हाँ अब ये वैसे तो फॉर्मूला काम करता है, बट यहां पे कुछ एक्सेप्शन है जो तुम्हें याद करने होंगे, जैसे कि पहला हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और बेचारे का मास भी 1 ही होता है, तो ऐसा नहीं कि तुम 1 को इंटू 2 करो प्लस 1 करो, ये सब मत करना, इसका 1 ही होता है। दूसरी चीज बेरिलियम, बेरिलियम का वैसे तो एटॉमिक नंबर 4 होता है, हाई हेलो लिसन बी, पहला बी बेरिलियम, तो बेरिलियम जो है वैसे 4 होता है, तो 8 होना चाहिए इसका अपनी ट्रिक के हिसाब से, लेकिन लेकिन इसका 9 होता है, तो इंटू 2 प्लस 1 होता है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन का वैसे तो नंबर ऑड होता है, बट इसको डायरेक्टली इंटू 2 आपको करना होता है। अगर मैं आर्गन की बात करूं तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, लेकिन इसका एटॉमिक मास 40 होता है, और ये याद रखना क्योंकि आर्गन पे बहुत सवाल आते हैं। ठीक है और क्लोरीन तो सबसे अलग है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और एटॉमिक मास होता है 35.5, जो कि एकदम डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है। राइट बताओ। ठीक है ओके जी, बोल दो ना जरा, क्या तुम्हें समझ आ रहा, मैं किसी से कहूंगा नहीं, बताओ समझ आ रहा है। यस बहुत बढ़िया। तो ऐसे आपको इस सबके सबके नाम याद रखने पड़ेंगे, सबके मास याद करने पड़ेंगे, सबके एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे, क्यों क्योंकि क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने ही चाहिए। ठीक है अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज एएमयू, यानी एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1 एएमयू इक्वल्स टू द मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है हाउ इज इट लिंक्ड विद रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखना रिलेटिव एटॉमिक मास की, आओ। The relative atomic mass of an element is the average mass of its atom compared to the 1/12 of the mass of the carbon 12 atom। यानी मैं 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम जो है उसके मास से अगर खुद को कंपेयर करूंगा तो वो मेरा रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, है ना। मान लो मेरे अंदर एक वेट है, मेरे अंदर एक मास है, ठीक है, बट मैं 1/12 बाय कार्बन एटम से कंपेयर करना चाहता हूं, यानी मैं 1U से या फिर मैं 1 AMU से कंपेयर करना चाहता हूं, 1 AMU से अगर मैं कंपेयर करना चाहूंगा, 1 AMU से मैं क्या करना चाहता हूं कंपेयर करना चाहता हूं, हाँ वही होगा मेरा रिलेटिव मास। अगर मैं 1 AMU से कंपेयर करूंगा तो वो मेरा रिलेटिव मास, सिंपल। ठीक है ठीक है, तो रिलेटिव मास कुछ नहीं है, द मास ऑफ एन एलिमेंट is the average mass of its atom compared to the 1/12 of the mass of the carbon 12 atom, बस सिंपल। ठीक है जी चलिए अब आते हैं एटम एग्जिस्टेंस की तरफ। अभी हम देखो क्वेश्चन जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे, इसके अलग अलग मैं आपको कंपाउंड्स दूंगा, उन कंपाउंड्स का आपको मास कैलकुलेट करना होगा, वो वाले क्वेश्चन हम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। यस वो वाली क्वेश्चन हम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, राइट। हाँ वो हम करेंगे करेंगे ना बेटा करेंगे। अरे छुट्टी क्या, क्या छुट्टी कर दूं बताओ, बताओ है। तुम में से अच्छा कितने बच्चे हैं जो कि आरंभ में पढ़े हुए हैं।
आरएम बैच में कितने बच्चे पढ़े हुए हैं, लिख के बताओ। हाँ पढ़े हो? अच्छा कुछ कुछ बच्चे हैं। मी ओके, अरे काफी बच्चे हैं भाई, काफी बच्चे हैं भाई, मजा आया था। अच्छा तुम्हें तो तापक मैम ने पढ़ाया था ना आरएम में, तो क्या बात है, आरएम बैच में तुम्हें तापुर मैम ने पढ़ाया था। अरे वाह यार, समझ आया था तब, अब समझ आ रहा है, अब समझ आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो, तो अब बात करते हैं बेटा एटम एग्जिस्टेंस की, एटम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो एटम एग्जिस्टेंस क्या है? ये जो एटम है ना भैया, ये एग्जिस्ट काहे करता है? वाई डू एटम, मतलब कैसे एग्जिस्ट करता है भाई? क्या ये तुम्हारी तरह जीवन में सिंगल रहता है या ये बॉन्ड बनाता है? तो देखो पहली ही लाइन में तुम रोस्ट होने वाले हो। पहली लाइन है, मोस्ट एलिमेंट एटम आर हाईली रिएक्टिव एंड डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। यानी बेटा तुमसे अच्छी हालत तो एटम की है, एटम भी फ्रीली अकेले सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, पर तुम कर रहे हो। पर एटम नहीं कर रहा। एटम मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या, एक ग्रुप में रहता है, अभी मैं बताऊंगा। बट कुछ कुछ केसेस में सिंगल भी होता है भाई। किन केसेस में? नोबल गैसेस में। जो नोबल गैसेस होती हैं जैसे कि हीलियम, आर्गन, इन सब में क्या होता है, जो एटम होता है वो सिंगल होता है। ठीक है, तो याद रखना ओनली नोबल गैसेज एटम, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, है ना, ये सब में क्या होता है, इन सब के अंदर जो एटम्स होते हैं वो सिंगल रहते हैं, है ना, उनको किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाना होता, बॉन्ड नहीं बनाना होता। बट बाकी जितने भी हैं एटम्स, दे फॉर्म बॉन्ड, यानी वो रिश्ते बनाते हैं। ठीक है, वो रिश्ते बनाते हैं, और दो प्रकार के रिश्ते होते हैं बेसिकली यहां पे। ठीक है, जिससे एक तुम्हारे भी होते हैं ना, एक तो सीरियस वाला रिश्ता, एक फ्रेंड जोन वाला रिश्ता, वैसे यहां पे भी दो रिश्ते हैं, एक आयन वाला रिश्ता, एक मॉलिक्यूल वाला रिश्ता। आयन क्या होता है, एक एक करके देखते हैं आयन और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है। पहले आयन के बारे में बात करते हैं। देखो जब एटम का ग्रुप, द ग्रुप ऑफ एटम और अ सिंगल एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, चार्ज कैसे आएगा, मेरे ऊपर चार्ज कैसे आएगा? देखो वैसे आप, मैंने फिर बोल रहा हूं, ये अगले चैप्टर में फिर लिंक हो रही है चीजें, कि एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। तो अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, वो अपने नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाल देता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर मेरी नेगेटिविटी में बाहर निकाल दूंगा तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा, और अगर मैं दुनिया भर की नेगेटिविटी लूंगा तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, राइट? तो सिमिलरली सिमिलरली अगर कोई भी एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अगर डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर लेता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज जब आता है तो उनको हम बोलते हैं कैटायन, और नेगेटिव चार्ज जब आता है उसको हम बोलते हैं एनायन। ठीक है जी भैया, पहले देखते हैं ये आयंस क्या है, फिर इनके बारे में फिर आएंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है, हाँ, तो आयन क्या है? आयन आर द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम दैट कैरी एनी इलेक्ट्रिकल चार्ज, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी या तो उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, बट उन पर चार्ज जरूर होगा। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं आयन। आयंस बनते कैसे हैं? या तो इलेक्ट्रॉन लूज करा होगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन करा होगा, इन दोनों में जाके आयन बनते हैं। ठीक है, यस, यानी आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन द एटम गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अब मैं जो आपको बता रहा था कैटायन क्या होता है, जब कोई भी आयन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और उस पर चार्ज कैसा आ जाता है बेटा? उस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, तब मैं उसको बोलता हूं कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज आयन। और एनायन क्या होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है भैया दूसरों से, दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले रहा है यार, तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना वीडियो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये चीज क्लियर हुई। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे सोडियम जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसमें Na+ आ जाता है, लेकिन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसमें नेगेटिव आ जाता है, राइट? अब ये क्यों लेता है, क्यों देता है, लेना देना क्यों हो रहा है यहां, ये आप फोर्थ चैप्टर में पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। मैं फिर बोल रहा हूं, ये चैप्टर में एक तो चैप्टर आधा अधूरा बनाया क्यों यार? या तो चौथे के अंदर डाल देते इसको, क्या तरीका होता है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आयंस भी देखो बेटा, मैंने आपको बताया जैसे एक तो कैटायन और एनायन होते हैं, लेकिन वैसे हम आयंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल आयन और पॉलीएटॉमिक आयन।
सिंपल आयन क्या है? ये सिंपल है, यानी एक सिंगल एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको मैं बोलता हूं सिंपल आयन। देखो बेटा, आयंस मेड अप ऑफ सिंगल एटम, जैसे Na प्लस, N3 माइनस, Ca2 प्लस, एक सिंगल एटम है ना, एक सिंगल एटम है। लेकिन पॉली एटॉमिक के अंदर क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप देख भी सकते हो, ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, जैसे NH4 प्लस, OH नेगेटिव, SO4 2 माइनस। यहां पर एटम्स का ग्रुप है यार, तो ये क्या है? ये है पॉली एटॉमिक। और ये क्या है? अरे बोल दे भाई, ये तो पॉली हो गया। ये क्या है? सिंपल है, सिंपल आयन से। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। डन 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 डन, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं पॉली एटॉमिक आयंस के। ये तो हो गया आयंस वाला टॉपिक, ये हो गया आयंस वाला टॉपिक। अब आता है मॉलिक्यूल वाला टॉपिक। भैया मॉलिक्यूल क्या होते हैं? आयंस कब बने थे? जब एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर कोई चार्ज आ गया। और मॉलिक्यूल जब बनते हैं जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं और उनपे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो मॉलिक्यूल कब बनते हैं? द मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली and retain the chemical properties of the substance. Molecules are formed by two or more atoms bonded together and they can be same element and of different element. मुझे पता है डेफिनेशन थोड़ी बड़ी होगी, मैं समझा देता हूं। कब बन रहे हैं मॉलिक्यूल? जब या तो दो एटम या तो दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, दूसरी चीज, अभी जो मॉलिक्यूल होता है ना, ये सेम प्रकार के एटम से भी बन सकता है, ये डिफरेंट टाइप के एटम से भी बन सकता है। समझ नहीं आया? समझा दो। मान लो हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे के साथ जुड़ता है तो वो H2 बनाता है, तो इसमें तो सेम टाइप का एटम है। बट अगर मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के H2O बनाता है तो इसमें तो डिफरेंट टाइप के एटम है ना। तो मॉलिक्यूल भी दो टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्या होता है? बोलो, सेम टाइप के एटम होते हैं और यहां पे डिफरेंट टाइप के एटम, जैसे मैं H2 आपको दिखा भी चुका हूं, राइट? अरे बेटा जी, अरे बेटा जी, आई बात समझ में? हाँ, बोलो बोलो। ठीक है, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के होते हैं, दो या दो से ज्यादा हैं, बट सेम एलिमेंट के होने चाहिए, बॉन्डेड टुगेदर, आपस में जुड़ चुके हैं। ठीक है, दे रिप्रेजेंट स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट। इसको काट दो, ये आपके कोई काम का नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है ना, तो वो एटम की प्रॉपर्टी को रिटेन करता है, यानी उसके अंदर एटम की प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या बोला मैंने? जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो जो एटम की प्रॉपर्टीज होती हैं उनको ये रिटेन करता है। ठीक है, रिटेन करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, यानी सेम टाइप के। एग्जांपल भी दिया, जैसे हाइड्रोजन H2 या तो नाइट्रोजन गैस N3, सेम टाइप के जब भी होंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। भैया मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है? जब डिफरेंट टाइप के होंगे, जैसे H2O। अरे जैसे H2O कर रहा हूं ना, छुट्टी छुट्टी क्या लिखा है? हाँ, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट के जब एटम कंबाइन हो जाते हैं तब मैं बोल देता हूं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है H2O, H2O या फिर CO2, जो भी है। ठीक है, अगर समझ आए तो चैट में एक बार पी के लिखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये चीज तो आपको पता ही होगी कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है, मैंने अभी बताया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है? एलिमेंट फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं। ठीक है, वो चीजें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चलो, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो कल हम आगे का जो भी पोर्शन है वो हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिसिटी से। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे हमें बात करनी है बेटा, जो कि क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला मेकिंग। फॉर्मूला मेकिंग आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी की एक टेबल है आयंस वाली, क्या सबको पता है वो टेबल? पहले मुझे बताओ,
क्या वो टेबल सबको पता है? फॉर्मूला वाली शायद इस स्लाइड में वो टेबल नहीं है। वो जो टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्लीज कल याद करके आना यार, क्योंकि कल हम फॉर्मूला मेकिंग समझने वाले हैं कि केमिकल फॉर्मूला बनता कैसे है। और पता है 9th में अगर थोड़े बहुत नंबर कम रह भी जाए ना बेटा तो भी चल जाता है, लेकिन दिक्कत क्या है, 10th में ये गलती नहीं कर सकते। और 10th का जो पहला चैप्टर है ना उसमें फॉर्मूला मेकिंग काम आती है। मैं हर साल देखता हूं कि बच्चे इस टॉपिक को ढंग से नहीं पढ़ के आते, जो मैं कल पढ़ाऊंगा केमिकल फॉर्मूला मेकिंग, उसकी वजह से 10th में उनके बोर्ड एग्जाम में इंपैक्ट आता है, राइट। तो इसलिए हम वो गलती नहीं करेंगे, उन टॉपिक को हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, वो पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि एटम्स क्या है, एटम्स की हमने पूरी की पूरी कहानी, पूरा का जो हिस्ट्री थी वो देखी। फिर हमने देखा कि अच्छा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर हम आगे आए कि एटम क्यों कंबाइन होते हैं, आयंस क्या होते हैं, है ना। उसके अलावा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। आपको समझ आ गया होगा, डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब जो हमें आगे पढ़ना है कल, वो हम एटॉमिसिटी से स्टार्ट करेंगे, एंड एटॉमिसिटी से हम आगे बढ़ाएंगे कहानी को कल केमिकल फॉर्मूला मेकिंग, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसको तुम पढ़ोगे, गॉट इट। अगर आज समझ में आया तो एक बार चैट में लिख के बता दो कितना परसेंट समझ में आया 100 में से, कितना परसेंट समझ आया बेटा 100 में से, एक बार जल्दी से लिख के बता दो फटाफट, कितना परसेंट समझ आ गया? डन, बहुत बढ़िया। अरे वाह यार, बहुत अच्छा समझ आ गया फिर तो। चलो, लव यू ऑल, लव यू ऑल। कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। पर कल प्लीज वो टेबल जो है एनसीईआरटी की जिसमें सारे आयंस लिखे हुए हैं, उन आयंस के ऊपर चार्ज लिखा हुआ है, वो प्लीज कल पढ़ के आना, ट्राई करना याद करके आओ, वरना मजा नहीं आएगा कल की क्लास में। अगर तुम याद नहीं करोगे ना वो टेबल, सोडियम का चार्ज +1 होता है, मैग्नीशियम का +2 होता है, तो कल की क्लास में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तुम्हें लगेगा कि प्रशांत भैया क्या कर रहे हैं, तुम्हें ऐसा लगेगा प्रशांत भैया कोई जादू कर रहे हैं, क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए कल उसको प्लीज पढ़ के आना, ठीक है। चलो, ऑन दिस नोट कल मिलते हैं, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।